नमस्कार, जय हिंद। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? क्या हाल चाल है भाई सब लोगों के? ऑल गुड? विनीता, अरिशु, शीतल, निकिता, सुमन, आफताब, मिताश्री, कनिष्का, नीतिश्री, प्रतीक, पूजा, पार्थ, कोमल। चलो, इट वॉज रियली गुड। चलो फाइनली ध्यान दो, सभी लोग आ चुके हैं धीरे धीरे। चलो भाई, सब लोग आ चुके हैं फाइनली। क्लास की शुरुआत करें। जय हिंद एवरीवन, वंस अगेन। फाइनली आज हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन हिस्ट्री। ठीक है, जिसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी कि सर हिस्ट्री शुरू की जाए, तो आज सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। उसको कंप्लीटली अच्छे से जानेंगे, बट बिफोर दैट इंडस वैली सिविलाइजेशन को जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा जान लेते हैं प्री हिस्ट्री के बारे में। प्री हिस्ट्री भी हमसे बहुत कुछ कहती है, वो भी जानना थोड़ा बहुत जरूरी है। अगर हम लोग प्री हिस्टोरिकल पीरियड के बारे में बात करें, तो प्री हिस्टोरिकल पीरियड को कई सारे पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। जब भी इस टाइम पीरियड को लेकर बात होगी, इसमें मेनली हम लोगों ने एक चीज नोटिस की कि मोस्टली यहां पर एज अ टूल किसका यूज हो रहा है? स्टोन का यूज हो रहा है। किसका यूज हो रहा है? एज अ स्टोन्स का यूज किया जा रहा है। उन्हीं पत्थरों को कहीं ना कहीं तोड़ा जा रहा है, उन्हीं पत्थरों में शार्पन कंडीशन डाली जा रही है, ये सब हो रहा है। और यहां पर जो टूल्स इस्तेमाल हुए वो इंसान ने कैसे डेवलप किए? पत्थरों से किए। और पत्थरों से भी जो डेवलप किए वो कैसे? अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। कहीं पर कोई पत्थर फेंका होगा, गिरा होगा, उसके गिरने से कहीं ना कहीं शायद वो टूटा होगा, टूटने से उसमें कोई शार्पनेस आई होगी, उस पत्थर का दोबारा इस्तेमाल किया तो पता चला यार ये तो इफेक्टिव है, तो उसने और पत्थरों को तोड़ तोड़ कर क्या किया? इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। तो एज अ टूल किस चीज का इस्तेमाल हुआ? स्टोन्स का यूज हुआ। जैसे जैसे टाइम पीरियड आगे बढ़ रहा था, वैसे वैसे स्टोन्स के साथ साथ यहां पे और किसका इस्तेमाल होना शुरू हुआ? बोन्स का यूज होना शुरू हुआ। किसका? बोन्स का यूज होना शुरू हुआ। तो ये चीज ध्यान रखना, सबसे पहले अगर किसी चीज का इस्तेमाल हुआ तो एज अ स्टोन यूज हुआ, एंड फाइनली उसके बाद टूल एज अ बोन इस्तेमाल, मतलब सॉरी, बोन एज अ टूल इस्तेमाल होनी शुरू हुई। क्लियर? और जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ रही थी वैसे वैसे उसमें क्या हो रही थी? शार्पनेस आती चली जा रही थी। वैसे वैसे उसमें क्या आ रही थी? शार्पनेस आ रही थी। शार्पनेस के साथ साथ उसका यूज जो थे वो भी क्या हो रहे थे? एक तरह से बोला जाए कि अकॉर्डिंग टू देयर फीचर यूज हो रहे थे। कोई स्टोन ज्यादा शार्पन है तो उसे एज अ नाइफ यूज किया गया। कोई स्टोन जो आगे से फ्लैट है तो उसे एज अ हैमर यूज किया गया, है ना, एज अ हैमर यूज किया गया। सेम ऐसी बोन्स, कोई अगर बड़ी हड्डी है तो उसको चाकू की तरह से इस्तेमाल किया गया। कोई छोटी हड्डी है तो उसे एज अ निडल यूज किया गया। कैसे यूज किया गया? एज अ निडल यूज किया गया। तो जो भी चीजें यूज हो रही थी वो एक्चुअल में उनके फीचर्स या फिर उनके यूजेस के हिसाब से सामने आ रही थी। ठीक, तो यहां पर क्या हो रहा था? धीरे धीरे चेंज हो रहा था। क्या हो रहा था? साइज में चेंज हो रहा था। साइज ऑफ टूल्स क्या होते चले जा रहे थे? स्मॉलर होते जा रहे थे। कैसे होते जा रहे थे? स्मॉलर होते जा रहे थे, है ना। और सोचो,
टूल्स स्मॉलर होते जा रहे हैं, स्मॉलर होते जा रहे हैं, स्मॉलर होते जा रहे हैं। आज के टाइम पर हम लोग बात कर रहे हैं नैनो टेक्नोलॉजी की। आज के टाइम पर हम लोग बात किसके बारे में करें? नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात करें। कहां पर एक वक्त वो है, मतलब एक आज भी हम लोग देखते हैं कि अगर किसी आदमी का इलाज करना है तो उसके लिए चाकू वाकू लेकर, कैंची वैची लेकर चीड़ फाड़ करनी पड़ती है पूरी बॉडी की। बट उसी जगह पर आज के टाइम पर नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू भी चीजें क्या की जा रही है? इंप्रूव की जा सकती हैं, है ना? क्लियर है बात? समझ में आई? तो ये चीज ध्यान रखना। फाइनली यहां पे आता है क्या? एक पीरियड जिसको हम लोग कहते हैं क्या? चालकैलियोलिथिक। अब ये जो पीरियड है यहां पर किसका इस्तेमाल शुरू हुआ है? कॉपर का यूज शुरू हुआ है। तो इसलिए कॉपर और स्टोन्स यहां पे दोनों देखने को मिलते हैं। क्या चीज? कॉपर एंड स्टोन, दोनों का यूज शुरू हुआ। एंड जैसे से टाइम पीरियड और आगे पहुंचा आयरन एज में, तो आयरन एज में किसका यूज होना शुरू हो गया? आयरन का यूज होना शुरू हो गया। नाम से क्लियर है, ठीक है? ठीक। अब यहां पर जो टूल्स यूज हो रहे हैं ये तो हो ही रहे हैं, साथ साथ इंसान क्या कर रहा है? मिट्टी का भी इस्तेमाल करना शुरू कर रहा है। किसका? सॉइल का भी यूज करना शुरू कर रहा है। तो फाइनली यहाँ पे हमको ये चीज तो पता चल जाती है। हमको एक चीज और पता चलती है कि यहाँ का डेवलपमेंट फेज, जो भी चीजें हमको पता चलती हैं वो इन्हीं टूल्स के माध्यम से हमको पता चलती हैं। बट यहाँ पर कोई भी रिटर्न इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, रिटर्न इन्फॉर्मेशन नहीं मिली, ये बात सच है। बट यहाँ पर बहुत सारी क्या मिली है? ह्यूमन ड्राइंग्स मिली हैं, जिसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है हमारा भीमबेटका। क्या है? बहुत अच्छा एग्जाम्पल क्या है? भीमबेटका है। क्या है? भीमबेटका। तो फाइनली सबसे पहले अगर हम लोग प्री हिस्ट्री की बात करते हैं, उसमें आता है हमारा पैलियोलिथिक एज, जिसे ओल्ड स्टोन एज कहते हैं। उसके बाद आता है मीजोलिथिक एज, जिसे हम लोग मिडिल स्टोन एज कहते हैं। उसके बाद आता है न्यूलिथिक एज। कौन सा एज आता है? न्यूलिथिक एज आता है। एंड न्यूलिथिक के बाद फिर आता है यहाँ पे फाइनली चैलियोलिथिक, एंड लास्ट में आता है हमारा आयरन एज। तो टाइम फ्रेम आपके सामने है। चैलियोलिथिक ये जो पीरियड है, इसी पीरियड को हम लोग एक्चुअल में देखा जाए तो इंडस वैली से जोड़ते हैं। किससे जोड़ते हैं बेटा? इंडस वैली से जोड़ते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन सिविलाइजेशन, इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन, जो आप बोलना चाहो वो बोल सकते हो। एंड फिर आता है हमारा आयरन एज। आयरन एज के बारे में बात करें तो सीधी सीधी सी बात है, आयरन एज के बारे में जब भी बात होगी तो यहाँ पे आपका आ जाएगा कौन सा? वैदिक एरा। नेक्स्ट क्लास जो होगी वो वैदिक एरा को लेकर होगी, तो वहां पे हम लोग इसको और अच्छे से पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश में भीमबेटका, बिल्कुल सही बात है। अच्छा जी, स्टीव रॉजर्स, हर्ष परमार, बेटा देखो तुम लोगों का कहना सही है। बट हुआ ये था कि जो पहले सर की क्लास थी इंग्लिश की, वो क्लास एक्चुअली सर थोड़ा सा बिजी हो गए किसी वजह से, मतलब कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से, प्रॉब्लम की वजह से, ठीक है, वो नहीं आ पाए। इसलिए क्लास को हम लोगों ने क्या किया? रीशेड्यूल करवा दिया आगे। वरना मैं तो चाहता था मैं 6 बजे क्लास ले लेता, पर 6 बजे मैं फ्री नहीं था। मैं ऑलरेडी एनडीए वाले बच्चों की क्लास ले रहा था, ठीक है। तो मुझे फ्री होने में टाइम लगा। मैं तो उसे 6:30 भी करवा सकता था, पर हमारे पास स्टूडियो अवेलेबल नहीं था जहाँ पे हम क्लास कर सकें। तो हम लोगों ने डिसाइड क्या किया? हम लोगों ने डिसाइड किया कि यार एक काम करते हैं, इसे 7 बजे कर लेते हैं, 7:30 ना करके 7 बजे कर लेते हैं, ठीक है। तो अब उसके लिए परेशान फिलहाल होने की ज़रूरत नहीं है, कोई बात नहीं। फाइनली यहाँ पे आप लोग इस टाइम फ्रेम को देख सकते हो। अब यहाँ पे कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे अब मिलियन ईयर्स एगो, MYA लिखा हुआ है शॉर्ट में, BP बिफोर प्रेजेंट, ठीक है, BCE बिफोर क्राइस्ट एरा, AD एनो डोमिनी। ये बेसिक टर्मिनोलॉजी है जो सबको पता होना चाहिए। टर्मिनोलॉजी में आपको एक चीज़ बहुत क्लियर है कि 0 ईयर से पहले का जो भी टाइम पीरियड होगा उसको हम लोग BC कहते हैं या BCE कहते हैं। क्लियर? और 0 ईयर के बाद का जो भी टाइम पीरियड होगा उसे हम लोग AD कहते हैं। क्या कहते हैं? AD कहते हैं। या फिर आज के टाइम पर सेंचुरी एरा या CE भी बोल देते हैं। तो उसमें कुछ परेशान होने की जरूरत नहीं है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है आपके सामने।
फाइनली हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं इस टाइमलाइन के बारे में। तो ये टाइमलाइन आपके सामने, सबसे पहले प्री हिस्ट्री में भी जो पैलियोलिथिक एज है उसे भी हम लोग एक्चुअल में इस तरीके से देखते हैं, लोअर पैलियोलिथिक, मिडिल पैलियोलिथिक एंड अपर पैलियोलिथिक। ठीक है, क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि पैलियोलिथिक का अगर आप टाइम फ्रेम देखोगे, टाइमलाइन देखोगे तो बहुत लंबी टाइमलाइन है। तो इसको भी हम लोग क्या करते हैं, 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, 3 स्टेजेस में। किसमें? 3 स्टेजेस में देखते हैं, अपर मिडिल एंड सॉरी लोअर, अपर एंड मिडिल। तो ये चीज ध्यान रखना। क्लियर? लोअर, मिडिल एंड अपर। क्लियर? यहां पे बात समझ में आई? तो ये चीज ध्यान रखना, बात की चीजें एज इट इज ऐसी की ऐसी चलेंगी। फाइनली आएगा आपका मीजोलिथिक, मीजोलिथिक से आएगा आपका न्यूलिथिक एज। ठीक, एंड हम लोग अगर जब बात करते हैं इंडस वैली की, तो इंडस वैली की एक इनिशियल स्टार्टिंग हम लोग कहीं ना कहीं यही पीरियड देखते हैं। ये अर्ली फेज था, किसका? अर्ली फेज था, किसका? इंडस वैली का। तो ये कौन सा है? अर्ली फेज है। क्या है? अर्ली फेज है ऑफ IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन का अर्ली फेज है। मैंने जो आपको बताया यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन रहेगी टूल्स के अकॉर्डिंग, तो टूल्स का साइज अगर आप यहाँ पे देखोगे तो बड़ा है, धीरे धीरे क्या हो रहा है, छोटा होता चला जा रहा है। यहाँ पर अगर आप पेंटिंग्स देखोगे तो इंसानों ने क्या किया, पेंटिंग्स करनी शुरू कर दी है, मिट्टी का यूज करना शुरू कर दिया है। जो चीज पीछे बता रहा था सेम वो चीज यहाँ पर ड्रॉ की गई है, तो इसको देख लेना। वैसे ये तुमसे पूछेगा नहीं, बट एक इनिशियल आइडिया मिलना जरूरी है। तुम में से कुछ ऐसे होंगे जो CDS का एग्जाम देने जाएंगे, तो उनके लिए भी थोड़ा सा जरूरी है जानना है। ठीक है, चलो तो फाइनली बात करते हैं सबसे पहले इंडस वैली। इंडस वैली के बारे में जब बात करेंगे, अब सबसे मजेदार बात क्या है कि इंडस वैली की जो भी इंफॉर्मेशन है, जब उस इंफॉर्मेशन को हम लोग जानने की कोशिश करते हैं, जब उसको समझने की कोशिश करते हैं, मैं जानना और समझना इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि वहां पे लिखी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन ऐसी नहीं जिसे हम लोग पढ़ पाए, तो इसलिए मैं कह रहा हूं जानने और समझने की जब कोशिश करते हैं, जब हम लोग इंडस वैली के बारे में जानने की समझने की कोशिश करते हैं, तो हमको पता चलता है यार ये सिविलाइजेशन कंप्लीटली एक डेवलप्ड सिविलाइजेशन थी। कंप्लीटली कैसी है? डेवलप्ड सिविलाइजेशन है। डेवलप्ड होने के साथ साथ और भी बड़ी बात क्या है यहां पर कि ये पूरी की पूरी एक अर्बन सिविलाइजेशन है। कैसी? एक अर्बन सिविलाइजेशन है। कैसी? एक अर्बन सिविलाइजेशन है। अब सोचो कि ये जो अर्बन सिविलाइजेशन है ये आज से इतने हजार साल पहले कैसे डेवलप हुई। अगर हम लोग इसको सही टाइम फ्रेम में देखें तो करीबन करीबन अभी से 4,500 साल पहले, और ये एक बहुत बड़ा इंपैक्ट डालेगा तुम्हारी सोचने समझने की उस पर कि यार 4,500 साल पहले। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा वो है, ये तो बहुत ज्यादा बड़ा एक वो है कि 4,500 साल पहले सर ये सारी सिविलाइजेशन। और घर भी कोई नॉर्मल घर नहीं है, प्रॉपर जैसे आज के टाइम पर ब्रिक्स से घर बनते हैं, ईंटों से बनते हैं, बिल्कुल वैसे घर, ईंटों से बने हुए, प्रॉपर ईंटों से बने हुए घर। तुम में से अगर कोई मेरठ का रहने वाला है, अगर कोई हस्तिनापुर कभी गया है, तो हस्तिनापुर में आज भी वो एविडेंस बहुत अच्छे से देखने को मिलते हैं आपको। आप देखोगे तो प्रॉपर दीवारों के ऊपर ईंटों का निशान बना हुआ है। आज से हजारों साल पहले बनी हुई जो ईंटें थी उनके एविडेंस आज भी वहां पर बिखरे पड़े हैं, चारों तरफ ईंटें चारों तरफ बिखरी पड़ी हैं। आज भी वहां पे बड़े लेवल पर रिसर्च होती है, खुदाई होती है। ऊंचे ऊंचे टीले बने हुए हैं, करीबन करीबन जमीन से 10 से 20 मीटर ऊंचे टीले बने हुए हैं, जिन टीलों को देखकर लोग अंदाजा लगा लेते हैं कि यहाँ पे पक्का कुछ रहा होगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी इंफॉर्मेशन निकल के बाहर आती है। और आज के टाइम पर जब एट प्रेजेंट तुम लोग पढ़ाई कर रहे हो, इस समय पर भी इंडिया में एक ऐसी जगह जहां पर बहुत बड़े लेवल पे रिसर्च चल रही है, एंड द प्लेस नेम इज राखीगढ़ी। कौन सी जगह है? राखीगढ़ी। एट प्रेजेंट भी वहां पर रिसर्च चल रही है, बहुत बड़े लेवल पर चल रही है। और राखीगढ़ी एक तरह से देखा जा रहा है कि ऑलमोस्ट शायद इंडस वैली का लार्जेस्ट सिटी बन के सामने आएगा। और ऐसा कहा जाता है जो
इंडस वैली का आगे का टाइम पीरियड था, उसमें शायद हो सकता है इसे एज अ कैपिटल भी स्टेब्लिश किया गया हो, न्यू कैपिटल के रूप में। कैसे कैसे कहानी है वो मैं आपको बताता हूँ, पहले एक एक करके समझते हैं। इनिशियली ये जो सिविलाइजेशन है ये आपको देखने को मिलती है इंडिया और पाकिस्तान के मेजर रीजन्स में, कुछ कुछ पार्ट इसका अफगानिस्तान में भी देखने को मिलता है, एक दो साइट्स पर, बाकी सारी जो मेजर साइट्स हैं वो आपको इंडिया और पाकिस्तान में देखने को मिलते हैं। इनिशियल जो टाइम फ्रेम माना गया वो 2500 BC माना गया, बट इसे 3 फेजेस में डिवाइड किया जाता है। कितने फेज में डिवाइड किया जाएगा? 3 फेज में डिवाइड किया जाएगा। जब इसकी खुदाई की गई थी, जब इसकी खुदाई की गई थी तो सबसे बड़ी मजेदार बात यहाँ पर क्या आती है, सबसे बड़ी मजेदार बात ये आती है कि इसकी खुदाई के टाइम पर 2 शहर निकल के बाहर आए, एक मोहनजोदाड़ो और एक हड़प्पा, और ये उस समय के सबसे लार्जेस्ट क्या थे? साइट थे, सबसे लार्जेस्ट साइट थी। ठीक है, एक उस समय पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ASI के डायरेक्टर थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। उन्होंने एक्चुअल में इस काम के ऊपर क्या किया? फोकस किया। क्या नाम था? जॉन मार्शल। ये वो बंदा था जो ASI का हेड था। ASI मतलब कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। और इन्हीं के कहने पर यहां पर एक आदमी आता है जिसका नाम था दयाराम साहनी। क्या नाम था? दयाराम साहनी। दयाराम साहनी ही वॉज द पर्सन जो एक्चुअल में इस रिसर्च में सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है 1921 में। कब बेटा? 1921 में। क्लियर? तो फाइनली ये सारी चीजें हो जाती हैं, यहाँ पर मोहनजोदड़ो में ये सब करते हैं। फाइनली यहाँ पर एक बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें मिली, जिसमें से एक आइकॉनिक चीज मिली, वो मिला ये प्रीस्ट का स्टैचू। कौन है? प्रीस्ट है ये। कौन है? एक प्रीस्ट है, एक संत है जिसका स्टैचू यहाँ पर मिलता है। क्या मिलता है? एक स्टैचू मिलता है इसका। क्लियर? यहाँ पे बात समझ में आई? तो पहली चीज क्या पता चली कि उस समय पर ASI के हेड कौन थे? जॉन मार्शल। इनकी अगुवाई में एक पर्सन आया जिसका नाम क्या था? दयाराम साहनी। 1921 में इसने क्या किया? रिसर्च की, और रिसर्च करके सबसे पहला जो सिटी मिला वो कौन सा मिला? हड़प्पा। इस बंदे ने जो ढूंढा शहर, उस शहर का नाम क्या था? हड़प्पा। आगे चलकर एक और शहर मिला जिसको हम लोगों ने बोला मोहनजोदाड़ो। एंड ये दो शहर जो थे, दे बोथ कॉल्ड एज अ कैपिटल ऑफ दिस सिविलाइजेशन। कैपिटल ऑफ सिविलाइजेशन, सॉरी IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। जब भी IVC लिख दूं तो समझ लेना कि यहां पर बात किसके बारे में हो रही है? इंडस वैली के बारे में हो रही है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना। IVC, इंडस वैली सिविलाइजेशन। फाइनली जब यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो क्या ये अकेली ऐसी सभ्यता थी पूरी दुनिया में? नहीं, इट्स नॉट अ सिंगल सिविलाइजेशन। इसके साथ साथ कुछ और सभ्यताएं थी, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया और चाइना। इजिप्ट, मेसोपोटामिया, इंडिया और चाइना। क्लियर? तो कहां कहां पर? इजिप्ट में यहां पर थी जो कि नाइल रिवर के पास थी, फिर मेसोपोटामिया में यहां पर इस जगह पर थी, फिर आता है अपना वाला यहां पर इस जगह पर, इंडस और गंगा के आसपास का पूरा रीजन। एंड चाइना की बात करेंगे तो शांग रिवर वाला जो रीजन था वहां पर। एक बच्चा कह रहा है यार वॉइस बाकी लोगों को सही आ रही है, थोड़ा सा बढ़ा देंगे चलो। तो फाइनली ये जो 4 सिविलाइजेशन थी उसमें अपनी वाली जो थी वो क्या थी? मोस्ट एडवांस थी। क्या थी? मोस्ट एडवांस थी। एडवांस्ड होने के साथ साथ एक और खास बात थी इस सिविलाइजेशन के बारे में। क्या? इस सिविलाइजेशन के जो लोग थे उनको कहा जाता था मेलुहा। मेलुहा का मतलब क्या होता है? नोबल पर्सन। मेलुहा का मतलब क्या होता है? नोबल पर्सन। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेलुहा? नोबल पर्सन।
एक बुक आई थी, बहुत फेमस बुक थी, एक राइटर है जिनका नाम है अमीश देवगन, ठीक है, उन्होंने एक बुक लिखी थी द इमोर्टल्स ऑफ मेलुहा, मेलुहा के मृत्युंजय, ठीक है। तो उन्होंने ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन थी इससे इंस्पायर होकर एक फ्रिक्शनल कैरेक्टर कहानियां बनाकर यहाँ पे पूरा का पूरा एक नॉवल लिखा। और उसी के साथ उन्होंने थोड़ी बहुत वैदिक इंफॉर्मेशन को भी उसमें पुट ऑन कर दिया। तो वो पूरी की पूरी एक फ्रिक्शनल स्टोरी बनकर हमारे सामने आ जाती है, जो हिस्ट्री के साथ साथ क्या करती है, रिलीजियस इंफॉर्मेशन को भी आप तक पहुंचा देती है। क्लियर है? ठीक है, तो ध्यान रखना, एट प्रेजेंट टाइम इंडिया में थी इंडस वैली सिविलाइजेशन और इसके अलावा और भी कई सिविलाइजेशन थी। अब मैं हमेशा कहता हूं हिस्ट्री रिपीट करती है अपने आप को, इतिहास दोहराता है कई बार अपने आप को। मजेदार बात समझना क्या है, हम लोग सबसे ज्यादा एडवांस क्यों थे? ऐसा क्या रीजन था कि हम लोग सबसे ज्यादा एडवांस थे? रीजन है, हम लोग मोस्ट, बच गया, हम लोग मोस्ट एडवांस इसलिए भी थे क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छा क्या था, एग्रो इंडस्ट्री थी। क्या थी? हमारे पास बहुत अच्छी क्या थी, एग्रो इंडस्ट्री थी। इस एग्रो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या पड़ा, इस एग्रो इंडस्ट्री का सबसे बड़ा इंपैक्ट ये पड़ा कि यहां पर इतना एग्रीकल्चर नहीं था, नाइल रिवर के आसपास भी इतना एग्रीकल्चर नहीं था और चाइना में भी इतना एग्रीकल्चर नहीं होता था। वी आर द फैक्ट्री ऑफ द वर्ल्ड। हम उस समय पर दुनिया को पेट भर रहे थे, आज भी भर रहे हैं। सोचो, हम सप्लाई करते थे इनको खाना पीना, इवन सबसे बड़ी जो इंपॉर्टेंट चीज थी वो थी कॉटन। तो कॉटन की फर्स्ट जो इंफॉर्मेशन है, कॉटन का फर्स्ट कल्टीवेशन, फर्स्ट इंफॉर्मेशन भी हम लोगों ने ही बताया, हम लोगों ने ही बताया, है ना, हम लोगों ने बताया। तो हम लोग सप्लाई करते थे, अब सप्लाई करते थे वो तो ठीक है, इवन हम लोग सेंटर में थे वर्ल्ड के, और दुनिया को, चाइना वालों को यहां जाने का रास्ता नहीं पता था, इन लोगों को चाइना जाने का रास्ता नहीं पता था। हम लोग चाइना से जो सिल्क होता था, चाइना से क्या आता था, इंडिया सिल्क आता था। क्या आता था? सिल्क आता था, और वो सिल्क इंडिया से इजिप्ट और मेसोपोटामिया सप्लाई होता था। क्या? यहां से यहां सप्लाई होता था, किसके थ्रू? इंडिया के थ्रू। यहां पर जो चीजें होती थी, यहां पर जो स्टोन्स होते थे वैल्यूएबल, वो स्टोन्स यहां से यहां जाते थे। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? ये बात समझ में आई? है ना? फाइनली पहली डिस्कवरी, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, दयाराम साहनी, जॉन मार्शल, डायरेक्टर जनरल ऑफ एएसआई। वैसे मैं पीछे बता चुका हूं तो अब कुछ बताने की जरूरत है नहीं। टाइम पीरियड इनिशियली ये माना गया, बट इससे भी ज्यादा जो टाइम पीरियड एक्सेप्ट किया जाता है एट प्रेजेंट आज के टाइम पर, वो किया जाता है 2350 से 0 से लेकर 1750 का टाइम पीरियड। ठीक है, 1750 का टाइम पीरियड। सर रिसेंटली न्यूज में आया कि पाकिस्तान में के रिवर के पास इंडस में बहुत ज्यादा मात्रा में गोल्ड पाया गया है। अच्छा, क्या करेंगे यार गोल्ड का? किसी के पास इतना पैसा नहीं है वहां पर कि कोई खरीद सके, तो वो गोल्ड रखकर करेंगे भी क्या? उनके लिए तो वेस्टेज है। गोल्ड की वैल्यू तो वही पहचानेगा जो खरीद सकता हो और बेच सकता हो।
उनके पास इतना है ही नहीं, ना खरीदने का ना बेचने का, तो उसके लिए अपने को परेशान होने की जरूरत नहीं है। और चिंता मत करो, जो है वो कल, आज नहीं तो कल हमारा हो ही जाएगा। ठीक है, और उनका जो भी है वो हमारा हो जाएगा, उसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम ले लेंगे भाई। और सबसे बड़ी बात, इंडस रिवर में बहता हुआ वहां पे गया है, ठीक है, हम ले लेंगे, हमारा है भाई। कल अगर मान लो तुम्हारे हाथ में कुछ पैसे थे, वो पैसे गिरे और गिरते हुए लुढ़कते हुए कहीं आ गए और मैंने वो पैसे उठा लिए, तो क्या मेरे हो गए? नहीं ना। मैं ईमानदारी से क्या करूंगा, तुमको वापस कर दूंगा। तुम भी बोलोगे सर वो मेरे पैसे थे, लुढ़कते हुए वहां पे चले गए, तुम भी मांगोगे, है ना। तो बस सीधी सी बात है भाई, हमारा गोल्ड है, नदी हमारे देश से बहकर जा रही है, ले लेंगे वापस। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो फाइनली अब यहां पे हम लोग बात करते हैं, ये इंडिया और पाकिस्तान आप देख रहे हो यहां पर, ठीक है। अगर हम लोग इसमें देखेंगे तो ये पूरा का पूरा जो वैली है इंडस रिवर के आसपास, यहां पर क्या थी, ये पूरी की पूरी सभ्यता फैली हुई थी। अगर आप नोटिस करोगे तो इंडस रिवर कहां पर है आपकी, ये रही इंडस रिवर। आजकल वैसी कुछ ज्यादा ही चर्चा में इंडस रिवर, यहां से इस तरीके से बहते हुए जा रही है, ठीक है। अब ये सारी रिवर्स यहां पे आकर क्या हो रही हैं, आपस में आकर मिल रही हैं। ठीक है, ये इस तरीके से, और ये फाइनली यहां पर फ्लो कर रही है इस तरीके से। ठीक, ये है एक्चुअल चैनल इसका। इस रिवर के साथ साथ यहां पर भी एक रिवर मानी जाती थी, जो कि अब आज के टाइम पर लुप्त हो चुकी है, एंड द नेम इज, इस तरीके से। अब ये जो रिवर है, ये रिवर ऐसा माना जाता है या तो ये जाती थी इधर या फिर जाती थी इधर। अब ये कहां जाकर एंड हुई हमें नहीं पता, पर इस रिवर का नाम था सरस्वती। क्या नाम था? सरस्वती। क्या नाम है? सरस्वती। अब कुछ लोग कहते हैं ये रिवर बहकर जाती थी इस तरफ, तो अब वो एक अलग बात है, बट फिलहाल सरस्वती नदी का जो एक्चुअल पाथ दिखता है हमको वो ये वाला दिखता है, हिमाचल राजस्थान होते हुए इस तरह से जाती थी। फाइनली इसी वजह से इसे हम लोगों ने नाम दिया इंडस वैली। इसी वजह से हम लोगों ने इसे नाम दिया, क्योंकि हड़प्पा साइट थी इसलिए सबसे पहले वो मिला, इसलिए हम लोगों ने इसे हड़प्पा भी नाम दिया। और यही रीजन है कि हम लोगों ने इसे इंडस सरस्वती भी नाम दिया। तो 3 नामों से मोस्टली ये जानी जाती है। आपके सामने कुछ भी आए, आपको अंदाजा यही लगाना है कि जिस भी रीजन के बारे में बात हो रही है वो ये वाला रीजन है। क्लियर? ठीक है, आज के टाइम पर सरस्वती एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों? क्योंकि इसको बहुत ज्यादा फ्लो नहीं मिल पाता था, पानी नहीं मिल पाता था, इस वजह से। फाइनली इसका एग्जिस्टेंस कहां कहां पर है, एक्सपेंशन कहां कहां पर है। तो एक्सपेंशन को समझना है तो ऐसे लिखना चाहो ऐसे लिख लो, अदरवाइज सीधे इस तरीके से लाइन बनाकर आप लोग लिख सकते हो। ठीक है, नॉर्थ से साउथ और ईस्ट से वेस्ट, ये पूरा का पूरा रीजन। और अगर देखोगे यहाँ पे कायदे से, अगर तुम थोड़ा सा ध्यान लगाओ तो एक चीज नोटिस करोगे कि सभ्यता का जो एग्जिस्टेंस है वो कुछ इस तरीके का है ना। कुछ कुछ अगर देखा जाए तो ट्रायंगुलर शेप में बन रहा है, थोड़ा सा कैसा, ट्रायंगुलर शेप में बन रहा है ना। फाइनली अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे ईस्ट टू वेस्ट, तो ईस्ट टू वेस्ट की अगर बात करोगे तो कितना है, 1600 किलोमीटर। और अगर नॉर्थ टू साउथ की बात करते हैं तो 1400, कितना, 1400 किलोमीटर। नॉर्थ में अगर हमको देखते हैं तो हमको मिलता है एक सिटी जिसका नाम है क्या है, मांडा। अगर इस तरफ देखते हैं तो वेस्ट में हमको मिलता है कौन सा, सूत कांगेडोर।
और इधर देखते हैं तो यहां पे हमको मिलता है आलमगीरपुर, और अगर साउथ में देखते हैं तो यहां पे हमको मिलता है दायमाबाद। क्या मिलता है? दायमाबाद, या कई जगह पर इसे भगत राव भी लिखा जाता है। ठीक, अब इसको देखना है तो यहां पे आप लोग देख सकते हो, यहां पे अगर मांडा देखना है तो मांडा आपके लिए ये रहा, यहां पर इस जगह पर मांडा। ठीक है, अगर आप लोग देखोगे दायमाबाद तो दायमाबाद इस वाली जगह पर आता है नीचे, ठीक इसके नीचे। ठीक है, यहां पर देखोगे तो आपको दिखेगा सूत कांगेडोर, ये रहा। ठीक है, आलमगीरपुर देखोगे तो यहां पे राखी गढ़ी है और यमुना नदी के इस तरफ आता है, यहां पे आता है इस जगह हिंडन नदी के पास आलमगीरपुर, इस जगह पर। ठीक है, तो ये फाइनली आपका कंप्लीट एक्सपेंशन था, नॉर्थ टू साउथ एंड ईस्ट टू वेस्ट का कंप्लीट एक्सपेंशन। तो ये चीज आपको समझ में आ गई यहां पर। ठीक है, सूत कांगेडोर, आलमगीरपुर जो कि हिंडन नदी के किनारे था, सूत कांगेडोर जो कि एक क्या बोलते हैं, एक पोर्ट सिटी था। कैसा था? एक पोर्ट सिटी है। क्या? एक पोर्ट सिटी। फिर अगर नॉर्थ टू साउथ की बात करें तो मांडा हम लोगों ने पढ़ा जो कि चिनाब नदी के किनारे था, एंड दायमाबाद हमको देखने को मिलता है। कौन सा? दायमाबाद देखने को मिलता है। तो ये इंपॉर्टेंट रीजन थे जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए। अब सबसे बड़ी बात क्या है, लोग कई बार यहाँ पर बोलते हैं कि सर इतना क्या ऐसा इसके बारे में जानना है। देखो, जानने के लिए बहुत कुछ है इस सभ्यता के बारे में। जितना डीप इनसाइट आप जानने की कोशिश करोगे आपको खुद रियलाइज होगा कि ये सभ्यता इतनी ज्यादा डेवलप कैसे थी, ये सभ्यता इतना कुछ कैसे कर पा रही थी, इस समय के लोग हमसे इतना आगे कैसे थे। अब आप कहोगे सर हमारे पास आज के टाइम पर टेक्नोलॉजी है, आपके पास कितनी ही टेक्नोलॉजी क्यों ना हो, वो इसलिए डेवलप हो पाई क्योंकि पहले के लोग ये सब कर पाए। आपके पास आज के टाइम पर मोबाइल फोन है, क्यों? क्योंकि ग्राहम बेल ने टेलीफोन बना दिया था। अगर उसने टेलीफोन नहीं बनाया होता तो शायद टेलीफोन डेवलप होने में कई साल लगते, टेलीफोन डेवलप होने में ही कई साल लग जाते हैं। बहुत सीधी सिंपल सी बात है। ठीक है, बहुत सीधी सिंपल सी बात है, लॉजिकली सोचो। उस समय पर लोग इतने डेवलप थे, उस समय पर लोग अपने माइंड का बहुत अच्छे तरीके से इस्तेमाल कर पा रहे थे, विदाउट एनी रिसोर्सेज, बिना संसाधनों के वो लोग इतना सब कुछ कर रहे थे। ये एक सबसे बड़ी बात है। यहां पे जो घर बने हुए हैं, जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, अगर आप उनको देखोगे तो कंप्लीटली प्लांट सिटी थे। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो सिटी थी उसकी क्या होती थी? प्रॉपर प्लानिंग होती थी कि कोई घर, कोई शहर अगर बनेगा तो कैसे बनेगा, सड़कें बनेंगी तो कैसी बनेंगी। एक प्रॉपर ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते थे। क्या करते थे? ग्रिड पैटर्न को फॉलो करते थे। जो रोड्स होती थी, जो भी रोड होती थी, क्या करती थी? मीट एट 90 डिग्री पॉइंट। मीट एंड 90 डिग्री, एक दूसरे को 90 डिग्री पर काटते थे। 90 डिग्री पर काटने से क्या होता था? सड़कें एकदम सीधी दिखाई देती थी, सड़कें एकदम सीधी दिखाई देती थी। सीधा दिखने से क्या हो रहा है? आपको एक प्रॉपर कट दिखेगा। अगर आप घरों के बीच में भी लाइन देखोगे तो ये लाइनें कैसी दिख रही हैं? आपको सीधी दिखाई दे रही हैं। अगर आप नोटिस करो तो घरों के बीच में भी क्या है, सड़कें जो लाइनें बनी हुई हैं वो बिल्कुल सीधी दिखाई देंगी आपको। ऐसा क्यों है? क्या रीजन है? अगर सड़कें घुमावदार होंगी तो उनकी साफ सफाई मेंटेनेंस क्या होगा? थोड़ा दिक्कत होगी। पुराने टाइम पर कोई गाड़ी तो थी नहीं, फोर व्हीलर तो था नहीं, पुराने टाइम पर चलती थी बैलगाड़ी। तो बैलगाड़ी के लिए रास्ता कैसा चाहिए? जितना हो सके सीधा चाहिए, है ना, जितना हो सके उतना सीधा चाहिए। क्लियर है? अमीषा पांडे, बेटा जैसे ही लिखा हुआ है बिल्कुल वैसे ही नोट्स बनाने, और कुछ नहीं करना। तो यहां पर भी तो मैप ही है। इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्या मैप नहीं है? इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी मैप है, बनाओ मैप, कितना बना सकती हो तुम। है ना? चलो, तो ये बात समझ में आ गई। अर्बन सिविलाइजेशन थी, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं,
ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे खूबसूरत चीज क्या है, यहां पर ड्रेनेज सिस्टम था। अब आप कहोगे सर ड्रेनेज सिस्टम मींस वाटर किस तरीके से घरों तक पहुंचेगा और किस तरीके से घर से बाहर निकलेगा, वो चीज प्रॉपर डिजाइन थी। मतलब घर से बाहर आएगा, आपके होम से क्या होगा, पानी बाहर आया, बाहर आने के बाद जो भी ड्रेनेज सिस्टम होता था, जिसके आप लोग क्या कह सकते हो, क्या कहते हैं उसे, ड्रेनेज लाइन या फिर क्या बोलते हैं यार उसे, नाली कह देते हैं। अभी मुझे एग्जैक्ट वर्ड याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं उसे, नाली। नाली से प्रॉपर कहाँ जाता था, एक जो भी आपका नाला होता था मेन, उसमें जाता था एंड फाइनली सिटी के बाहर चला जाता था। क्लियर है, क्लियर है। तो इतना ब्यूटीफुली अगर चीजें डिजाइन की गई थी, इट मींस लोगों को उस समय पर बहुत ज्यादा बेटर नॉलेज थी, बहुत ज्यादा बेटर नॉलेज थी। ठीक है, ये जो आप लाइन देख रहे हो, सीवर लाइन, सीवर लाइन बोल सकते हैं, सीवर लाइन यार उसको ना एक्चुअल में कुछ और भी बोल सकते हैं, सीवर लाइन तो बोलेंगे, एक और वर्ड कुछ यूज करते हैं, सैनिटेशन। सैनिटेशन तो एक अलग चीज हो गई। अब मजेदार बात क्या है कि एक जगह थी रिसेंटली, अभी न्यूज में पता चला, जब 2 साल पहले पाकिस्तान में आई थी बाढ़। तो पाकिस्तान में है मोहन जोदाड़ो। पाकिस्तान के मोहनजोदाड़ो में जब बाढ़ आई थी, तो उस समय पर बाढ़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली। उस समय पर बाढ़ में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज देखने को मिली, और वो क्या देखने को मिला, वो ये चीज मिली कि मोहनजोदाड़ो के आसपास जितना भी ड्रेनेज सिस्टम था उस समय का बना हुआ, वो आज भी परफेक्टली वैसा का वैसा ही काम कर रहा है। ये एक सबसे बड़ी बात थी जो एट प्रेजेंट हमको नजर आया, सामने नजर आया कि यार ये तो आज भी वैसा का वैसा वर्किंग है। ये कोविड के टाइम पीरियड की बात है, 2022 या 23 की बात है, जहां तक शायद 22 की बात है। यहां पे अगर हम लोग देखते हैं तो लोग रिलीजियसली बहुत सारी चीजों से जुड़े हुए थे। सबसे बड़ी बात, रिलीजन में अगर हम लोग देखें तो लोग यहाँ पे पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति जिसको हम लोगों ने आज के टाइम पर, या जिनको हम लोगों ने आज के टाइम पर शिव के रूप में देखा। किसके रूप में, शिव के रूप में। लोग यहाँ पे लिंग पूजा करते थे। लिंग पूजा भी आपको पता है शिव को समर्पित है। लोग यहाँ पे मदर गॉडेस की पूजा करते थे, धरती की पूजा करते थे। हम आज भी कहते हैं धरती हमारी माँ है। क्यों? क्योंकि अनाज वहीं से मिल रहा है, वहीं पर पेड़ पौधे हैं, वहीं पर सारी चीजें, इसीलिए। साथ ही साथ लोग यहाँ पे पानी की पवित्रता को बहुत मानते थे। सोचो पुराने टाइम पर, अब इस चीज को ऐसे कनेक्ट करो, पुराने टाइम पर जितने भी ऋषि मुनि होते थे क्या करते थे, हाँ, एक कमंडल से हल्का सा जल लेते थे और ऐसे मंत्र बोलकर ऐसे मार देते थे। अब वो बात ठीक है, पढ़ने में सुनने में अजीब लगता है, पर उससे एक चीज पता चलती है, पानी की पवित्रता कितनी ज्यादा थी। आज भी हमें लगता है कि हमें अगर शुद्ध होना है तो क्या करना चाहिए, पानी से नहा लेना चाहिए। हम आज भी जब पानी से नहा रहे होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हाथ में लेकर आचमन करते हैं, है ना। अगर आप अपने पुराने दादा दादी को देखोगे तो वो नहाने से पहले क्या करते थे, हाथ में ऐसे, जो आपकी अंजलि होती है, आपका हाथ जो होता है, उसमें पानी ऐसे लेकर क्या करते हैं, मंत्र मंत्र पढ़ते हैं, गंगा जी को, यमुना जी के लिए बोलते हैं, है ना। एंड फिर उस पानी को अपना बाल्टी में छोड़ देते हैं, क्या वो सोचकर कि हम जिस पानी से नहा रहे हैं वो गंगा के समान पवित्र पानी है और ये हमारे पाप को धुलने का काम करेगा। ये बोलकर पुराने टाइम, आज भी आप जाओ, जो पुणे ब्राह्मण लोग होते हैं वो यही करते हैं नहाते टाइम, है ना। तो पानी की प्योरिटी, तो कहीं ना कहीं ये सिविलाइजेशन कनेक्शन कहीं ना कहीं हमको आज भी दिखता है हमारे आसपास। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज, इस समय पर जो आर्किटेक्चर इंफॉर्मेशन थी उसमें भी बहुत सारी चीजें देखने को मिली। जो मूर्तियां थी उसमें भी ये सब देखने को मिलता है। जैसे मदर गॉडेस का स्टैचू, ये जो आप देख रहे हो स्टैचू, ये मदर गॉडेस का स्टैचू है। ठीक है, यहां पे आप देख रहे हो ये डांसिंग गर्ल है। क्या है? डांसिंग गर्ल है। क्या है? डांसिंग गर्ल। कौन है ये? डांसिंग गर्ल है। किससे बना है? ब्राउन से बनी है। किससे? ब्राउन से बनी हुई है। ब्राउन से बना है, इट मींस यहां पे 2 मेटल्स का यूज किया गया होगा। कितने? 2 मेटल्स का यूज किया गया होगा, हाँ या ना। कौन कौन से 2 मेटल यूज किए गए होंगे? एक टिन एंड कॉपर। टिन और कॉपर को मिलाकर क्या बनता है? ब्राउन्स बनता है।
तो इसका मतलब लोगों को एक नए मेटल के बारे में पता था कि किस तरीके से बनाया जा सकता है। यहाँ पे कई जगह पर ग्रेट बाथ मिले। ग्रेट बाथ मीन्स कोई ऐसी प्लेस जहाँ पे सोशल या रिलीजियस कॉजेस के लिए क्या स्नान किया जाता होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर आप इसको देखोगे तो इसमें प्रॉपरली बैठने की जगह बनी हुई है किनारे पर। पानी का लेवल अप एंड डाउन होगा तो उस हिसाब से लोग इसमें क्या कर सकते हैं, बैठ सकते हैं जाकर। सीढ़ियां बनी हुई हैं नीचे उतरने के लिए, यहां पे और यहां पर। ठीक है, तो किसके लिए यूज होता था? सोशल एंड रिलीजियस चीजों के लिए इस्तेमाल होता था। जगह जगह ग्रेनरियर मिले। ग्रेनरियर मतलब अन्नागार मिला है, जहां पर अनाज रखा गया था, गोडाउन्स जिनको हम लोग कहते हैं। तो यहां पर क्या, जितने भी फूड आइटम्स होते थे उनको स्टोर किया जाता था, है ना। क्या थे? फूड स्टोरेज बने हुए थे। जितने भी घर, जितने भी स्ट्रक्चर मिले हैं, उन सभी स्ट्रक्चर में एक खास चीज मिली, क्या? कि यहां पर ब्रिक्स का यूज किया जाता था। किसका? ब्रिक्स का यूज किया जाता था। और ब्रिक्स भी नॉर्मल ब्रिक्स नहीं, जैसे आज के टाइम पर हम लोग ब्रिक्स यूज करते हैं, बिल्कुल वैसे ब्रिक्स यूज होती थी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। पशुपतिनाथ की बात कर रहे थे, सामने आपके इमेज है। कई बार पूछा था पशुपतिनाथ को लेकर क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन पूछा जाता है कि पशुपतिनाथ की जो सील है, ये क्या है? सील है पशुपतिनाथ की। ऊपर की तरफ कुछ लिखी हुई इंफॉर्मेशन है, बाकी सील में क्या दे रखा है? पशुपतिनाथ के 3 फेस हैं, एक सामने की तरफ, दूसरा इस तरफ, तीसरा इस तरफ। 3 फेस दिखाए गए। कौन सी मुद्रा में दिखाया गया? योग मुद्रा में। कौन सी मुद्रा में? योग मुद्रा में। या योगिक मुद्रा, ध्यान की मुद्रा में। और क्या दिखाया गया? एक तरफ दिखाया गया राइनो। क्या दिखाया गया? राइनो। एक तरफ दिखाया गया है क्या आपका? बफेलो। एक तरफ दिखाया गया आपका एलिफेंट। एक तरफ दिखाया गया आपका टाइगर। क्या दिखाया गया? टाइगर। एंड नीचे की तरफ अगर आप नोटिस करोगे तो यहां पे दिखाया गया फिश एंड हिरण। क्या दिखाए गए? फिश एंड डियर। अब सबसे मजेदार बात क्या है? आपने क्या पढ़ा? पशुपतिनाथ। पशुपतिनाथ को किससे जोड़ा गया? शिव से। शिव कौन है? योग के देवता है ना। आदि योगी कहा जाता है। अब आदि योगी जो व्यक्ति होगा, तो नो डाउट जो आदमी योगिक है, योग कर रहा है, वो 100% क्या है? एक धैर्यवान व्यक्ति होगा, मेडिटेशन बहुत अच्छा करता होगा, उसका मन बहुत सारी जगहों पर भटकता नहीं होगा। अब यहाँ पे फिश और हिरण दिखाए गए हैं। फिश और हिरण इनके नीचे दिखाए गए हैं और उनके ऊपर ये बैठे हुए हैं। इट मीन्स हम लोग कहते हैं ना, हिरण और मछली जैसा मन है। कहते हैं ना, इसका मन बिल्कुल हिरण के जैसा है, इसका मन बिल्कुल मछली जैसा है। मतलब एकदम से भटकता रहता है, कभी इधर भागेगा, कभी उधर भागेगा, कभी ये कभी वो। तो हिरण और मछली नीचे दिखाए गए, मीन्स उन्होंने क्या किया? अपने मन को साध लिया है, कंट्रोल कर लिया है। एंड आगे की तरफ दिखाए गए यहाँ पे कुछ अन्य जानवर, हाथी है, बाघ है, ठीक है, राइनो है, बुल है, या सॉरी बफेलो है। तो ये कैसे हैं? ये धैर्यशील जानवर है। ठीक है। शेर देखो, अगर शिकार के इंतजार में बैठा है तो बिल्कुल बैठा है ना। कई कई घंटों पर सेम पोजीशन में बिल्कुल वैसा का वैसा बैठा रहेगा, है ना। शेर हम लोग कहते हैं 16 घंटे सोता है। क्या 16 घंटे सच में सोता है? नहीं, ऐसा नहीं होता ना। वो अपना खा पीकर एकदम शांत रहता है ना। सेम ऐसी बफेलो है, सेम ऐसी राइनो है, सेम ऐसी एलिफेंट है। धैर्य का प्रतीक है ना। तो इसीलिए फिर आता है इंडस वैली सिविलाइजेशन का टाइम फ्रेम को लेकर बात करते हैं। टाइम फ्रेम को लेकर बात करें तो 1300 से लेकर 2600 एक टाइम फ्रेम माना गया ये। ठीक है। दूसरा फेस माना गया मैच्योर पीरियड। इस मैच्योर पीरियड को ही हम लोग गोल्डन एरा कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा?
गोल्डन एरा कहते हैं, क्योंकि इस टाइम फ्रेम में सभ्यता क्या थी, अपने पीक पर थी, सबसे ज्यादा क्या थी, पीक पर थी। फिर आता है लेटर फेज 1700 से लेकर 1500, ये वो टाइम फ्रेम है जो इसका एंडिंग फेज माना जाता है। क्या एंडिंग? कुछ जगहों पर यहां पर आपको लिखा हुआ मिलेगा 1900, तो उसके लिए परेशान मत होना, और यहां पर लिखा हुआ मिलेगा 1900 से 1750, तो उसके लिए परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको वो जरूरत भी नहीं है, तो इतना सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा, पशुपतिनाथ की सील कहां से मिली है, पशुपतिनाथ के जो सील है उसमें कौन कौन से जानवर बने हुए हैं, डायरेक्टली पूछा जाता है। कौन सी मुद्रा में बैठे हुए हैं, वो सब डायरेक्टली पूछा जाता है। अरे लॉयन नहीं, टाइगर की बात हो रही है भाई, टाइगर टाइगर टाइगर, बाघ। बाघ और लॉयन दोनों में फर्क है, टाइगर में लॉयन में फर्क है। स्टीव रॉजर, रॉजर दैट। कहां की कहानी कहां जोड़ रहे हो भाई? ना सिर का पता है ना पैर का पता है। फाइनली कुछ ऐसे सिटीज हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन में जो कि अपने ओल्डेस्ट टाइम फ्रेम में देखने को मिलते हैं। इसी में एक सबसे अर्ली फेज में हमको देखने को मिलता है जिसका नाम है क्या, मेहरगढ़। कौन सा है? मेहरगढ़। कौन सा है? मेहरगढ़। भैया टाइगर भी 16 घंटे ही सोता है, टाइगर भी बहुत लंबी नींद लेता है बेटा, टाइगर भी 16 घंटे ही सोता है। मेहरगढ़ इतना हैवी बल्कि बॉडी है भाई, वो नहीं इतना घंटे जगेगा, समझे? वो 16 घंटे सोता है। अब 16 घंटे एग्जैक्ट नहीं सर, घड़ी देखकर 16 घंटे होने चाहिए। ठीक है, ध्यान रखना। चलो, तो सबसे पहले यहां पे आता है मेहरगढ़। मेहरगढ़ के बारे में बात करते हैं, तो ये ओल्डेस्ट साइट है। क्या है? ओल्डेस्ट साइट है जिसके बारे में हमको पता चलता है। ऐसा माना जाता है इसकी जो इंफॉर्मेशन है वो 7000 से लेकर 330 के आसपास तक जाती है, बल्कि उसके भी आगे तक जाती है। ठीक है, ये सबसे अर्ली फेज का सिटी हमको देखने को मिलता है। यहां से हमको सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलती है किसकी? वीट एंड, क्या बोलते हैं उसे, जौ की। वीट एंड जौ की इंफॉर्मेशन कहां से मिली थी हमको? मेहरगढ़ से मिली थी। कहां से मिली थी? मेहरगढ़ से मिली थी। फाइनली ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, इसमें कुछ बताने के लिए है नहीं। ठीक है, फाइनली यहां पर क्या होता है, इस सिविलाइजेशन का एंड होता है। एंड के बहुत सारे रीजंस हैं, जिसमें से एक रीजन आपका माना जाता है क्या, आर्यन इन्वेजन, और बाकी सी चीजें वो अभी आगे देखेंगे, अभी यहां पर देखने की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल फिर भी आपको पता होना चाहिए, एक रीजन बोला जाता है आर्यन इन्वेजन। ठीक है, ये प्रेजेंट में क्या है, एक्सेप्टेड नहीं है। एट प्रेजेंट नॉट एक्सेप्टेड। फिर आता है क्या, क्लाइमेट चेंज। एक आता है फ्लड, फ्लड एंड फेमाइन, ऐसा कुछ हुआ होगा। ठीक है, क्लियर है? तो ये चीज ध्यान रखना, आप लोगों से पूछे तो आपको पता होना चाहिए। अब हम लोग पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट साइट्स के बारे में। कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं यहाँ पर, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं यहाँ पर, एक एक करके देखना शुरू करते हैं। ठीक है,
देखो वैसे तो ऑलरेडी मैंने दे रखा है सब कुछ, बट फिर भी एक इनिशियल आइडिया के लिए समझाने के लिए होना चाहिए। सबसे पहले हड़प्पा, दयाराम साहनी ने 1921 में इसको क्या किया था, ढूंढा था। लोकेशन क्या है, मोंटगोमरी, पंजाब, पाकिस्तान। सिंपल सीधी इंफॉर्मेशन। कौन सी रिवर है, रावी रिवर। ठीक है, क्या मिला है यहाँ पे, सैंड का स्टैचू मिला है जिसमें ह्यूमन एटोनॉमी के बारे में पता चलता है। ठीक है, मानव शरीर की रचना पता चलती है। यहाँ पे ग्रेनियर बहुत सारे देखने को मिले हैं। ठीक है, बुल कार्ड देखने को मिलती है। यहीं से हमको मिलता है स्वास्तिक। क्या मिलता है बेटा, स्वास्तिक मिलता है। क्या मिलता है, स्वास्तिक की सील मिलती है। ठीक है, स्वास्तिक के अलावा पशुपतिनाथ भी मिला है हमको। वैसे पशुपतिनाथ सबसे पहले मोहनजोदाड़ो में मिले, पर यहां पर भी हमको पशुपतिनाथ मिले। ठीक है, R37 मिलता है। R37 क्या है, R37 कब्रिस्तान है, सिमिट्री है। क्या है R37, सिमिट्री है, जहां पर लोगों को क्या किया जाता था, दफनाया जाता था। क्या करते थे, लोगों को दफनाने का काम करते थे। बात समझ में आई, हाँ या ना। हाँ भाई, क्लियर है। साथ ही साथ यहां से पे अब स्वास्तिक सील मिली है, पशुपतिनाथ की इंफॉर्मेशन है R37, और यहीं से हमको पता चलता है किसके बारे में, बुल के बारे में पता चलता है। किसके बारे में, सील ऑफ बुल। सील ऑफ बुल। बुल क्या है, बुल यहां का एक रिलीजियस एनिमल है। बुल इज अ रिलीजियस एनिमल। क्या, एक रिलीजियस एनिमल है। फिर आता है मोहनजोदाड़ो, जिसे माउंट ऑफ डेथ भी कहते हैं। क्या कहते हैं, माउंट ऑफ डेथ भी कहते हैं। किसने ढूंढा था, R.D. बनर्जी ने। कब, 1922 में। कब ढूंढा था, 1922 में। सर अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री द हिंदुज्म आर्यन लाई थे, IBC में ऑलरेडी था। देखो ये भी मैं आपको, वैसे तो मैं कल की क्लास में बताने वाला था, बट इसके बारे में मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। इस चीज़ को लेकर बहुत सारे क्या किए गए, मिसकंसेप्शन डाल दिए गए, जानबूझ के डाले गए। जब ब्रिटिशर्स इंडिया कैसे गए थे, तो उन्होंने जाते जाते ये काम किया था जानबूझ के, कि इंडिया की हिस्ट्री को काफ़ी ज़्यादा क्या करो, डिस्टॉर्टेड कर दो। आज के टाइम पर आप लोग हिंदू और मतलब सॉरी हिंदुज़म को लेकर जो बहस होती है, ठीक है, और उसी बहस में एक पॉइंट और ऐड कर दिया कि ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे, ये तो किसी और रिलीजन को मानते थे, जो बेचारे आर्यों के आने की वजह से साउथ इंडिया में चले गए। कहाँ चले गए, साउथ इंडिया में। और आज के टाइम पर आपने अभी रिसेंटली सुना होगा, तमिलनाडु के जो CM थे, उन्होंने जनवरी में अनाउंस किया था कि हम लोग 1 करोड़ रुपए का इनाम देंगे अगर कोई इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है उसको अच्छे से समझ लेता है। तो क्यों, क्योंकि उनको लगता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है वो हमारी तमिल लैंग्वेज से जुड़ी हुई है, वो हमें हमारा इतिहास बताएगी, वो हमें हमारा इतिहास बताएगी। अनफॉर्चुनेटली आज के टाइम पर हम लोग बोलते हैं कि जो आदमी लिखना पढ़ना जानता है वही आदमी ज़्यादा विद्वान है। पर सोचो, इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग इतने ज़्यादा विद्वान थे कि उनको लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जो भी इंफॉर्मेशन रहती थी उनके माइंड में रहती थी, और लोग इतने ईमानदार थे कि एक दूसरे के साथ उस चीज़ को एग्जैक्टली वैसा वैसा शेयर करते थे जैसी वो इंफॉर्मेशन है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो अनफॉर्चुनेट है कि हमारा इतिहास हमारे सामने ही जो प्रेजेंट किया गया, वो क्या किया गया, काफ़ी ज़्यादा डिस्टॉर्टेड करके प्रेजेंट किया गया, उसे बर्बाद करके हमारे सामने प्रेजेंट किया गया। और उससे भी बड़ी बात यह कि हम उसको एज इट इज़ पढ़ते भी हैं। हम बोलते हैं हाँ आर्य आए थे बाहर से, आकर हमको लूट के गए थे, लूटा था उन्होंने, बल्कि ऐसा नहीं है। यूरोपियंस ने जानबूझ के इंडिया की हिस्ट्री में ऐसा इसलिए डाला ताकि इंडियंस हमेशा अपनी हिस्ट्री को लेकर क्या आपस में लड़ते रहें, और वो हमेशा ये एक्सेप्ट करें कि उनके ऊपर तो हमेशा किसी बाहर वाले ने क्या किया है, राज किया है, जबकि ऐसा नहीं था, कभी भी ऐसा नहीं था। ध्यान रखना ये चीज। अब यहां पर ना आज के टाइम पर एक और रिसर्च चल रही है, मैं आपको बताता हूं। एक रिसर्च चल रही है जिसका नाम है यामना थ्योरी। क्या नाम है, यामना थ्योरी। अब आप कहोगे सर ये यामना थ्योरी क्या है।
यामना थ्योरी एक्चुअल में ये बताती है कि इंडिया से जो लोग थे वो इंडिया नहीं आए थे, एक्चुअल में इंडियंस थे जो इंडिया के बाहर गए थे, यूरोप की साइड गए थे। और ऐसा कहा जाता है यूरोप की उस समय पर जो 95% जो पॉपुलेशन थी उसको खत्म कर दिया था। एंड फिर वही लोग जब वापस इंडिया में आए तो हम लोगों ने उनको आर्य कहना शुरू कर दिया, अपने ही लोगों को आर्य कहना शुरू कर दिया, जबकि ऐसा नहीं था। ठीक है भाई, कोई है नहीं क्या? वो कॉफी बोल देना यार, उसको बोल देना एज इट इज, ऐसी दे दे, मतलब स्ट्रॉन्ग वाली कॉफी उसको बोलना, वो ग्लास में दे देगा नॉर्मल वाले में। ठीक है, तो ये है मृतकों का टीला। क्यों है मृतकों का टीला? क्योंकि यहां पे 125 बॉडीज मिली थी। क्या मिली थी? 125 बॉडीज मिली थी, दफन। ठीक, और एक साथ दफन की गई थी, तो इसलिए फाइनली ये कहां पर मिलता है? ये हमें मिलता है इंडस रिवर के किनारे, लड़काना डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान। कहां पे? लड़काना डिस्ट्रिक्ट, पंजाब, पाकिस्तान। यहीं से हमको क्या मिला था? डांसिंग गर्ल मिली थी। ठीक है, यहीं से हमको क्या मिला था? जो मूर्ति है प्रीस्ट की वो मिली थी देखने के लिए। अब आप खुद सोचो कि उस समय पर जो प्रीस्ट की मूर्ति है कोई नॉर्मल स्टैचू है क्या? नहीं। आपको ये नॉर्मल लग रहा है क्या? आप लोग कहोगे सर नॉर्मल है, क्या दिक्कत है इसमें? हाँ, दाढ़ी बनी हुई है, सर पे कुछ बांधा हुआ है, कपड़े, एक शॉल डाली हुई है। अगर तुम लोग थोड़ा सा लॉजिकली सोचो कि उस समय पर लोग कितने एडवांस थे कि दाढ़ी जो बनाई गई वो प्रॉपर लाइन, देखो दाढ़ी किस तरीके से बनाई गई है। ठीक है, आप ये देखो कि इसके सर के ऊपर एक वो बांधा हुआ है। ठीक है, और अगर इसकी लाइनिंग देखोगे तो बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन। अगर आप यहाँ पे फ्लावर देखोगे तो इसने जो शॉल पहनी हुई, जो कपड़ा पहना हुआ है, उसमें फ्लावर का डिजाइन, हर एक डिजाइन बिल्कुल एक जैसा है। अब एग्जैक्ट एक जैसा डिजाइन कैसे हो सकता है? एग्जैक्ट एक जैसा डिजाइन कैसे हो सकता है? तो ऐसा तभी हो सकता है जब लोगों को बहुत अच्छे से इंफॉर्मेशन हो। बहुत अच्छे से क्या हो? इंफॉर्मेशन हो। किसकी? ज्योमेट्री की। किसकी? ज्योमेट्री की। विदाउट इंफॉर्मेशन आप ड्रॉ कर सकते हो? नहीं कर सकते। फाइनली हम लोग बात कर रहे हैं यहां पर, तो यहां पे हमको ग्रेट बात मिला जो कि हम पीछे देख चुके हैं इमेज। ग्रेनरियर मिले हैं बहुत सारे, अन्नागार मिला है, ब्राउन्स की डांसिंग गर्ल मिली है जिसका आप फोटो देख रहे थे अभी, सील ऑफ पशुपति नाथ मिली है, ये भी आपको पता चल गया था। ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पे स्टेटलिंग स्टैचू भी मिला है जो कि बियर्ड मैन का है, मतलब पत्थर से बना हुआ एक क्या स्टैचू देखने को मिला है। साथ ही साथ और क्या मिला है? यहाँ पर कॉटन की इंफॉर्मेशन मिली। किसकी इंफॉर्मेशन मिली? कॉटन की, कपास के कपड़े के टुकड़े भी मिले हैं साथ में। फिर मिलता है हमें क्या? सूत कांगेडोर। सूत कांगेडोर किसने ढूंढा था? स्टीन ने ढूंढा था। स्टीन एक रिसर्चर थे जिन्होंने इसको फाइंड आउट किया था। कहां पर है? बलूचिस्तान प्रोविंसी में। किस पर? दस्त रिवर पर। किस पर? दस्त रिवर पर। क्लियर है? किस पर? दस्त रिवर पर। साथ ही साथ ये क्या था? एक ट्रेडिंग पॉइंट था। मैंने आपको बताया ये कैसा था? ट्रेडिंग पॉइंट था, मतलब कि एक डॉकयार्ड की तरह से इस्तेमाल होता था। इस रिवर के थ्रू क्या शिप्स बाहर की तरफ जाते थे, समुद्र में जा सकते थे। तो ये क्या था? एक पोर्ट सिटी था। क्या था? एक पोर्ट सिटी था, ध्यान रखना ये चीज। ठीक है, तो मेनली इस्तेमाल होता था किसके लिए? इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। फिर आता है कौन सा? चौदाड़ो। कौन सा आता है? चौदाड़ो। एनजी मजूमदार ने इसको ढूंढा था 1931 में। कहां पर? सिंधु में और इंडस रिवर के किनारे, मींस आज के टाइम का ये भी कहां पर है? पाकिस्तान में। पता है अनफॉर्चुनेट चीज क्या है? तुम लोग यहाँ पर जो बैठे हो तुम लोग सोच रहे होगे, तुम में से कई ऐसे लोग हैं जो बड़े ही एलीट पर्सन्स बनते होंगे, थोड़ा सा सोचते होंगे अरे नहीं नहीं यार सर पाकिस्तान है, पाकिस्तान ऐसा कैसे, पाकिस्तान तो ठीक है, अच्छा है, सारी चीज़ें। तुम्हें सोच के हैरानी होगी, पाकिस्तान जब अपनी हिस्ट्री लिखनी शुरू करता है तो वो अपनी हिस्ट्री में कुछ भी नहीं बताता। वो डायरेक्टली अपनी हिस्ट्री शुरू करता है मोहम्मद बिन कासिम से। किससे शुरू करता है? मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करता है। बट
इवन उसकी बुक, उसका जितना भी रिलीजियस टेक्स्ट है, वो सब सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल मोहम्मद बिन कासिम से शुरू होता है। चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो रिलीजियस हो, वो हर चीज़ मोहम्मद बिन कासिम से शुरू करता है कि मोहम्मद बिन कासिम पहला आदमी आया था, पहला मुसलमान बना जो इस धरती पर आया, यहाँ पे राज किया, शासन किया, उसके बाद ये सब लोग आए, ऐसा किया वैसा किया, वो सब चीज़ें। बट अनफॉर्चुनेटली जो पीछे का इतिहास है उसको सबको साफ करके रखा गया है। इवन आज के टाइम पर ये स्थिति है कि हम खुद भी उस इतिहास को ढूंढने की कोशिश करेंगे तो नहीं ढूंढ पाते। और उससे भी बड़ी बात क्या है, पाकिस्तान चाहकर भी इस इंडस वैली सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को नहीं झुठला पाता। पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी मजबूरी है इंडस वैली सिविलाइजेशन कि यार ये तो था ही, हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, अदरवाइज ये बहुत कोशिश करते हैं। और पाकिस्तान इस चीज को कैसे प्रेजेंट करता है पता है? ऐसा इतनी जल्दी कैसे? यार मैं सोच रहा गर्म पानी मिल जाएगा कुछ यार। हाँ अगर हो तो उसको बोल दो भाई, या फिर उसको बोलना जहाँ पर जीतू बैठता है ना, जितेंद्र बैठता है, वहाँ पर वो चाय बनाता है, उसको बोल देना चाय दे देगा फिर वो। हाँ हाँ हाथ वाली दे देगा, वो भी बंद है, उससे पूछ ले होगा तो दे देगा यार, नहीं तो गर्म पानी तो पिला ही देगा भाई। बताओ यार, पानी पिलाने को कोई तैयार नहीं है आज चलो अब सोचो, पाकिस्तान के लिए इतनी बड़ी मजबूरी है, इतनी ज़्यादा बड़ी मजबूरी है कि वो बेचारा चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। उसके लिए मजबूरी है कि उसे इसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा। अब वो लोग इसको लिखते हैं किस तरीके से, प्रेजेंट किस तरीके से करते हैं कि यहाँ पर एक सभ्यता रहती थी, वो सभ्यता क्या काफिरों की एक सभ्यता थी, जिस सभ्यता को मोहम्मद बिन कासिम ने आकर क्या कर दिया, खत्म किया। इस तरीके से पाकिस्तान प्रेजेंट करता है इस चीज को, सोचने में थोड़ा अजीब ये लगता है। फाइनली हमको ये तो पता चल गया कि ये पाकिस्तान में ठीक है। यहां पे हमको क्या मिला, बिड मेकर शॉप मिली चौदाड़ों में। अब बिड मेकर शॉप मिली, ये तो एक मजेदार बात है, पर इससे भी बड़ी मजेदार बात क्या है, डॉग एंड कैट की पीछा करते हुए निशान मिले, पैरों के फुटप्रिंट्स मिले। और इससे भी बड़ी मजेदार बात क्या है कि चौदाड़ो वो जगह थी जहां से हमको कंप्लीट मेकअप किट मिली है। तुम सोच के हैरान रह जाओगे कि लिपस्टिक जैसी इंफॉर्मेशन भी हमको यहां पर देखने को मिली। है ना? सोचो, मतलब आज जो समस्या है, आज जो समस्या है हमारे साथ, आज जो समस्या है हमारे साथ बस 5 मिनट में तैयार हो रही हूं, वो समस्या उस समय पर भी थी। बस 5 मिनट रुको, अभी आ रही हूं तैयार होकर। ठीक है। और उससे भी बड़ी बात कि ना केवल लिपस्टिक की इंफॉर्मेशन मिली, काजल की इंफॉर्मेशन मिली। ठीक है। उससे भी बड़ी चीज, कॉम्ब कंघी की इंफॉर्मेशन मिली और मिरर की इंफॉर्मेशन मिली, कॉपर से बना हुआ मिरर, है ना, कॉपर से मिला बना हुआ मिरर। ठीक है। नहीं वो फाउंडेशन और वो सब नहीं मिला। ठीक है। फाउंडेशन नहीं मिला, वो उस समय पर बनता नहीं था। महिलाएं नेचुरली अच्छी खासी दिखती थी तो वो कहती थी हम केवल सिंपल लिपस्टिक से काम चल जाएगा। ठीक है। आज के टाइम पर लड़कियों को जरूरत ज़्यादा पड़ती है कि मेकओवर तो तभी होगा जब सबसे पहले बेस होगा, बेस के ऊपर फिर फाउंडेशन जाएगा, फाउंडेशन के ऊपर फिर वो बाकी का मेकअप पूरा चढ़ाया जाएगा, एंड फिर पूरे मेकअप करने के बाद फिर फाइनली उसके ऊपर एक वो क्या बोलते हैं, प्लास्टिक बोल रहा हूँ, सॉरी, क्या बोलते हैं उसे, क्या होता है, वो लगाया जाता है जिससे वो वाटर प्रूफ हो जाता है ना, फिर वो वाटर प्रूफ हो जाता है उसको लगाने के बाद। तो वो पहले नहीं होता था, पहले जरूरत नहीं पड़ती थी, फीमेल्स पहले नेचुरल थी। चलो फिर आता है एक और प्लेस, सुरकोटदा। जेपी जोशी ने इसको फाइंड आउट किया था 1964 में। कहाँ पे? गुजरात में। किस जगह? गुजरात में। यहां से हमको क्या मिला है? घोड़े की हड्डियां मिली हैं।
इट मीन्स लोगों को इंफॉर्मेशन थी घोड़ों की, बट लोग शायद उतना इस्तेमाल नहीं करते थे। साथ ही साथ यहाँ से बिड, मोतियों की जानकारी मिली है। क्या मिली है? मोतियों की जानकारी मिली है। मेकअप फिक्सर, अच्छा मुझे पता नहीं था, सॉरी फॉर दिस। अरे भाई इससे मेरा क्या लेना देना यार, ये तो एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन है, आज के टाइम पर हर जगह अवेलेबल है। तुम इंस्टाग्राम खोल के देख लो, हर दूसरी लड़की यही काम कर रही है, गेट रेडी विद मी, तो पता तो चल ही जाता है। अब ऐसा तो है नहीं मैं खुद इंस्टाग्राम पर नहीं हूं भाई, मैं खुद इंस्टाग्राम पर हूं, जब देखता हूं तब यही गेट रेडी विद मी, गेट रेडी विद मी, गेट रेडी विद मी। हर कोई मेकअप करके दिखा रहा है वहां पर, तो क्या करें, हमें भी पता चल जाता है यार। ठीक है, फिर आता है कालीबंगा। कालीबंगा तो यहाँ पे घोष जी के द्वारा ढूंढा गया था 1953 में राजस्थान में। ये कहां पर था? ये घग्गर नदी के किनारे था। घग्गर नदी जिसे हम लोग ओल्ड सरस्वती भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ड सरस्वती। क्या कहते हैं? ओल्ड सरस्वती कहते हैं। क्या कहते हैं? ओल्ड सरस्वती। ठीक है, क्लियर है? बात समझ में आई? फिर आता है फायर आल्टर्स, मतलब यहां पे अग्निवेदिका मिली। अब ध्यान से समझना, अग्निवेदिका क्या चीज है? अग्निवेदिका हवन कुंड है आपका। क्या है? आपका हवन कुंड है, जहां पे हवन किया जा रहा है उसको बोला जा रहा है अग्निवेदिका। क्लियर है? क्लियर है? क्लियर? अरे वो नॉट नो, देखो मैं आपको बताता हूं सीधी सिंपल सी बात, डिनाई कर देना या फिर उसे एक्सेप्ट ना करना वो एक अलग चीज है। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि एविडेंसेस वहां पर एग्जिस्ट करते थे, हमको मिले हैं। ठीक है, हॉर्सेस की और कहीं इंफॉर्मेशन मिली है नहीं मिली है वो अभी 2 मिनट में क्लियर कर दूंगा मैं तुम्हें, बस मुझे 2 मिनट दो। ये जैसे ही टॉपिक खत्म होगा उसके तुरंत बाद क्लियर हो जाएगा। टॉपिक खत्म नहीं, इसी टॉपिक में क्लियर हो जाएगा। जितने लोगों ने डिनाई किया था ना, बाद में उन्होंने बोला हाँ शायद कहीं ना कहीं पता होगा लोगों को हॉर्सेस के बारे में। अभी देखते जाना कैसे कैसे। फिर आता है कैमल बोन्स। यहां से क्या, घोड़, ऊंट जो थे उसकी भी इंफॉर्मेशन। यार चाय कॉफी कुछ है नहीं आज, दूध ही खत्म हो गया। इतनी चाय बनेगी कि दूध ही खत्म हो गया, कॉफी के लिए भी नहीं बचा। भाई तू एक काम कर, ब्लैक कॉफी दे देना, ब्लैक कॉफी दे दे, उसमें ना थोड़ी सी वो चीनी डाल देना। ठीक है, चीनी का वो एक सैशे डाल के दे देना बस मुझे। ठीक है, क्लियर? तो यहां से क्या मिला? कैमल बोन्स मिली है, ऊंट की हड्डियां मिली हैं। अब ऊंट की हड्डियों का इस्तेमाल आज के टाइम पर भी होता है। आपने कई जगह नोटिस किया होगा, राजस्थान में जाओगे तो आपको ऊंट की हड्डियों से बने हुए बहुत सारी चीजें मिलेंगी। वुडन प्लॉट मिला है, प्लॉट मतलब कि लकड़ी का हल मिला है। और उससे भी बड़ी बात, इसका जो नाम है वो, इसका नाम बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसके नाम में लिखा है काली और बंगा। अब दो चीजों से मिलकर बना है, किससे? ब्लैक बेंगल्स। किससे मिलकर बना है? ब्लैक बेंगल से मिलकर बना है कालीबंगा। तो ये आप जो देख रहे हो ये अग्निवेदिका है, प्रॉपर अग्निवेदिका, हवन के लिए प्रॉपर अग्निवेदिका बनाई गई है। ठीक, फिर आता है लोथल। कौन सी जगह? लोथल। आर राव ने 1953 में इसको क्या किया था? ढूंढा था। कहां पे? गुजरात में, भोगवा रिवर के किनारे। आज के टाइम पर जो भोगवा रिवर है ये आपके उसमें जाकर सबमर्ज हो गई है। क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे यार, वो कौन सी नदी है, मैं नाम भूल गया उसका। भोगवा, साबरमती में। किसमें? साबरमती में मर्ज हो गई है। किसमें? साबरमती में सबमर्ज हो गई है। तो फाइनली यहाँ पे फर्स्ट मैन मेड पोर्ट हमको मिलता है। ध्यान रखना, फर्स्ट मैन मेड पोर्ट मिलता है।
यहाँ पे डॉकयार्ड की इंफॉर्मेशन मिलती है, राइस हस्क चावल की जो भुस्सी होती है उसकी इंफॉर्मेशन मिलती है, फायर आल्टर्स अग्निवेदिका वही चीज, चेस प्लेइंग शतरंज की जानकारी मिलती है। किसकी? शतरंज की जानकारी मिलती है, जो कि सबसे पहली इंफॉर्मेशन थी, फर्स्ट टाइम यहां से मिलती है। और भोगवा नदी को इस तरीके से समुद्र के एरिया के साथ कनेक्ट किया गया था ताकि लोग इजीली शिप्स यहां पे आना जाना कर सकें। ठीक है, तो लोथल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है प्लेसेस में से एक है। क्यों है? अब यहां पे कई सारे, क्योंकि ये एक डॉकयार्ड है, ये एक मैन मेड पोर्ट है, तो यहां पे बहुत सारे क्या मिले आपके, मेजरमेंट टूल्स मिले हैं, या स्केल्स बोल सकते हो आप लोग, मेजरमेंट टूल्स या स्केल्स मिले हैं। फिर आता है सुरकोटदा, जेपी सुरकोटदा रिपीट हो रहा है क्या फिर से, सॉरी ये वाला रिपीट हो गया, हटा दो इसे। फिर आता है बनावली, आरएस बिस्ट 1974, कहां पर? हिसार डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में। बनावली के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो यहां पर भी हमको मोतियों की जानकारी मिली, बार्ले जौ की जानकारी मिली, एविडेंस मिलते हैं प्री हिस्ट्री और हड़प्पा दोनों के मिलते हैं। और ऐसा कहा जाता है ये सभ्यता काफी हद तक सरस्वती नदी के किनारे थी। किसके? सरस्वती नदी के किनारे थी। फिर आता है धौलावीरा, कौन सा धौलावीरा? आरएस बिस्ट 1985, रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलता है हमको। कहां? रन ऑफ कच्छ में देखने को मिलता है। और यहां पर सबसे बड़ी मजेदार बात क्या थी कि यहां पे कोई बड़ी रिवर का एक्सेस नहीं था। अब बड़ी रिवर का एक्सेस नहीं था तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर वाटर हार्वेस्टिंग करनी पड़ी लोगों को। भाई आज के टाइम पर आप राजस्थान में जाओ तो राजस्थान में क्या होता है, लोग घर बनवाते हैं तो घर के नीचे क्या करते हैं, एक वाटर हार्वेस्टिंग के लिए एक थोड़ा सा बड़ा सा गड्ढा बनवा देते हैं कि जब भी रेनफॉल होगा तो पानी यहां पे इकट्ठा हो जाएगा। जितनी भी ऐसी जगह है ना, जितनी भी ऐसी जगह जहां पर भी ऐसी समस्या है वहां पर क्या करते हैं हम लोग, यही करते हैं, वाटर हार्वेस्टिंग बनाते हैं। तो यहां पे वाटर हार्वेस्टिंग देखने को मिलती है, वाटर रिजर्वायर्स देखने को मिलते हैं, जगह जगह जलाशय बनाए गए हैं, लोगों के द्वारा बनाए गए हैं। ये फर्स्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन है जिसे यूनेस्को हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। किसमें जोड़ा गया? यूनेस्को हेरिटेज साइट में जोड़ा गया। अब क्योंकि आप लोग कह रहे, अब देखो यहां पर वही बात आती है, अब कोई कहेगा सर लूनी रिवर तो थी यहां पर लूनी रिवर के बारे में आज भी हम लोग क्या पढ़ते हैं कि लूनी रिवर का पानी एक टाइम के बाद क्या हो जाता है, गायब हो जाता है, सूख हो जाता है। क्यों? राजस्थान से फ्लो करते 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 आती है, गुजरात जाते जाते खत्म हो जाती है। तो भाई जब गुजरात जाते जाते खत्म हो जाती है तो उस टाइम पर भी तो खत्म होती होगी, उस टाइम पर भी तो खत्म होती होगी। तो तुम लूनी रिवर लिख भी दोगे तो क्या फर्क पड़ेगा? हाँ चलो ठीक है, पता होना चाहिए कि कहीं ना कहीं लूनी रिवर के आसपास के क्षेत्रों में ये सभ्यता थी। क्लियर है? ये सभ्यता थी। अब और इसमें एक चीज और ऐड होती है, वो क्या ऐड होता है कि जब इस सभ्यता के बारे में बात करते हैं तो इस सिविलाइजेशन में या इसी सिटी में हमको एक और चीज देखने को मिलती है। वो क्या था? स्टेडियम। क्या देखने को मिला? स्टेडियम देखने को मिला। यहीं पर हमको देखने को मिलता है एडवर्टाइजमेंट बोर्ड। एडवर्टाइजमेंट बोर्ड या फिर जिसको आप लोग बिल बोर्ड बोलते हो। क्या? बिल बोर्ड भी बोल सकते हो। यहां पर हमको देखने को मिला। अब आप कहोगे सर लकड़ी का लोहे का बना था, नहीं, पत्थर का बना हुआ एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चर था, ठीक है, जो कि हमको यहां पर देखने को मिलता है। फाइनली अब आती है बड़ी मजेदार सी बात। किसने बोला था? श्रेया ने। घोड़े के एविडेंसेस। श्रेया, पढ़ना होगा इसको, ये जगह बात 2011 के आसपास की है। यूपी के बागपत डिस्ट्रिक्ट में शामली के पास एक जगह है, छोटा सा गांव है जिसका नाम है सिनौली।
उस सिनौली गांव में एक आदमी समरसेबल लगाने के लिए, ट्यूबवेल जिसको हम लोग कहते हैं, समरसेबल लगाने के लिए गड्ढा करवा रहा था। जब वो गड्ढा 1-2 मीटर गहरा हुआ तो सडनली कुछ टूटने की आवाज आई, कुछ बर्तन टूटने की आवाज आई। जब देखा गया तो पता चला एक मटका था जो टूटा है और उसके अंदर से सोने की कड़े निकले थे, है ना। सोने के क्या निकले, चूड़े जिसको आप लोग कहते हो, कड़े निकले थे। तो लोगों को देखा, पता चला, लोगों में हड़कंप मच गया। वो पूरे आसपास के सारे एरिया को खोदना शुरू कर दिया। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए। जब आसपास के और एरिया को खोदा गया तो सडनली वहां से एक व्यक्ति का कंकाल निकल के बाहर आ गया। अब जैसे ही वो व्यक्ति का कंकाल निकल के आए, लोग घबरा गए। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, कहीं ऐसा तो नहीं किसी ने मार के यहाँ पे दफना दिया हो। अब जब पुलिस को इन्फॉर्म किया गया तो पुलिस आई, पुलिस ने देखा, पुलिस ने बोला यार ये तो आर्कोलॉजिकल साइट का मामला है। एएसआई को बुलाया गया। एएसआई तुरंत पहुंची और उसने पहुंचकर वहां पर उस पूरे एरिया को अपने कंट्रोल में लिया। जो भी सामान लोगों के पास गया वो सारा सामान वापस लिया एंड फाइनली उस जगह को प्रॉपर रिसर्च करनी शुरू कर दी उस जगह की। तो वहां पे हमको सबसे पहली चीज जो मिली वो मिला ये एक रथ। ये रथ बिल्कुल देखने में ऐसा ही है जैसा कि तुम लोगों को दिखता है रामायण महाभारत के सीरियल्स में। इसकी हाइट और जिस तरीके से इसमें बांधने का जो स्ट्रक्चर बना हुआ था उससे ये चीज पता चलती है कि 100% यहां पर जिसका इस्तेमाल होता होगा वो जानवर घोड़ा ही हो सकता है, क्योंकि रथ बैल तो खींचेगा नहीं, या कोई और जानवर खींच सकता है क्या रथ? अरे ये वो वाला सिनौली नहीं है मैडम, ये दूसरा सिनौली है, ये दूसरा वाला सिनौली है मैडम। तो ये उस समय का न्यूज़पेपर की एक कटिंग का चैनल वो है, इमेज है। ठीक है, फाइनली एक ऐसी साइट जिसने सच में इस पूरे के पूरे इतिहास को बदल के रखा है। यहां पे करीबन 126 बॉडीज मिली और जिस तरीके से इन लोगों को दफनाया गया था वो एज अ वॉरियर नजर आता है। कैसे एज अ वॉरियर दफनाया गया था? क्यों? क्योंकि जिन लोगों को दफनाया गया था उनके साथ उनके जितने भी, चाहे आप बोलो जैसे फिलहाल अभी इतना समझो, अभी दिखाता हूं, आगे देखोगे तब समझ में आएगा। कहां गया? उन लोगों के साथ उनकी तलवार भी दफनाई गई थी, तलवार के साथ साथ शील्ड, ठीक है, शील्ड के साथ साथ धनुष, बाण, ये सब चीजें भी थी। कुछ खाने पीने का सामान, बर्तन भी दफनाए गए थे। तो जिससे ये पता चलता है कि यार 100% कहीं ना कहीं उस सभ्यता में लोगों को इन सब की जानकारी रही होगी। क्लियर है? और जिस तरीके से दफनाया गया था वो कंप्लीटली एक वैदिक रिचुअल्स के थ्रू था। किसके थ्रू था? वैदिक रिचुअल्स के थ्रू दफनाया गया था। वैदिक रिचुअल्स के थ्रू दफनाया जा रहा है, इट मींस हिंदू रिचुअल्स की प्रैक्टिस हो रही है। अब ऑलरेडी अगर हम लोग, कोई अगर बोलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पर तो हिंदुज्म है ही नहीं, कोई दूसरा रिलीजन है, तो फिर यहां पर क्या हो रहा है? और जबकि इसका टाइम फ्रेम जो पता चलता है वो हमें ये पता चलता है ना। अब तुम लोगों को मैं यहाँ पर, अभी तो खैर तुम्हारा एग्जाम नहीं है, तुम चाहो तो जाकर देख सकते हो। 3 एपिसोड का एक सीरीज बनी थी जिसका नाम था द डिस्कवरी ऑफ सिनौली। ठीक है, डिस्कवरी चैनल ने बनाई थी। एक एक्टर हैं जिनका नाम है मनोज वाजपेयी, हाँ, उन्हीं की हेल्प से। और जाकर उस सीरीज को देखो, वर्ल्ड बाय वर्ल्ड पूरी की पूरी सिविलाइजेशन की एक्सप्लेनेशन और सिनौली की एक्सप्लेनेशन को डिफाइन किया। ठीक है, जितने भी रिसर्चर्स थे उस समय शामिल, उन सब के वर्ड्स को यहां पर रखा गया। फाइनली अब यहां पे बात करते हैं हम लोग कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन के बारे में। सबसे पहले सिटी के बारे में। सिटी 2 पार्ट में होते थे, एक लोअर पार्ट, एक होता था राइजिंग पार्ट जो कि सिटाडेल होता था, मेनली कवर्ड होता था पूरी तरह से, जहां पे रूलर या फिर इंपॉर्टेंट जो पब्लिक बिल्डिंग्स होती थी वो होते थे, या फिर ग्रेनियर या वर्कशॉप्स होते थे।
ठीक है, ग्रेन या वर्कशॉप होते थे। नाम है द डिस्कवरी ऑफ सिनोली, द डिस्कवरी ऑफ सिनोली, यूट्यूब पर भी पड़े हुए हैं कुछ उसके वीडियोस। ठीक है, फिर आता है लोअर पार्ट। लोअर पार्ट ईस्टर्न पार्ट होता था। ठीक है, ठीक है, इसके बारे में बात करें तो यहां पे आम जनता रहती थी, है ना, नॉर्मल लोग रहते थे, और कंप्लीटली जो भी चीजें बनाई जाती थी वो सब मैप बेस्ड होती थी, प्रॉपर उसका डिजाइन होता था। ठीक है, एक हायरार्की मेंटेन होती थी, यहां पर कोई रूलर की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती। ऐसा माना जाता है कि यहां पर जो सिविलाइजेशन थी ये काफी हद तक जो मर्चेंट्स लोग होते थे वो लीड करते थे। ठीक है, लीड बाई मर्चेंट्स, काफी हद तक ये इंफॉर्मेशन हमको यहां से समझ में आती। सीक्रेट ऑफ सिनोली है, अच्छा सॉरी, डिस्कवरी ऑफ सिनोली नहीं, सीक्रेट्स ऑफ सिनोली है, नोट कर लेना भाई नाम। ठीक है, सॉरी फॉर दिस, क्योंकि मुझे भी याद नहीं, मैंने बहुत पहले देखा था। पब्लिक एंड प्राइवेट, यहां पर कहीं ना कहीं हमको एक सेपरेशन दिखता है टाउन्स में। ठीक है, कि लोग यहां पर भी क्या चीजें इस तरीके से डिवाइडेड थी। दूसरा, हमको पशुपतिनाथ की सील हमको दिखती है। ठीक है, मदर गॉडेस की इमेज हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, ये जो आप इमेज देख रहे हो। अब मदर गॉडेस की इमेज हर जगह पर अलग अलग तरीके की दिखी है, ये भी ध्यान रखना। हमको यहाँ पर आपको ये भी पता चलेगा, एक प्रीस्ट की इंफॉर्मेशन मिलती है, ये ऑलरेडी आपको बता चुका हूं मैं। फाइनली एग्रीकल्चर इकोनॉमी, क्या यहाँ की इकोनॉमी एक्चुअल में एग्रीकल्चर बेस्ड थी? नहीं, यहाँ की इकोनॉमी एक्चुअल कैसी थी, यहां पर जो इकोनॉमी थी वो एक्चुअल में किसके ऊपर बेस्ड थी? ट्रेड एंड बिजनेस के ऊपर बेस्ड थी। किसके ऊपर? ट्रेड और बिजनेस के ऊपर डिपेंड करती है। बट यस, लोगों को यहाँ पर एग्रीकल्चर की इंफॉर्मेशन थी, और यहाँ पर लोग बहुत सारी चीजों का क्या कर सकते थे? प्रोडक्शन कर सकते थे। कॉटन की फर्स्ट इंफॉर्मेशन भी हमने ही दुनिया को दी थी। जैसे से हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर हमको इरिगेशन, डैम और इस तरह की इंफॉर्मेशन भी देखने को मिल जाती है, कि लोग इन सारी चीजों का भी बहुत बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इंडस वैली भी कैपिटलिस्ट थी, बिल्कुल, कहीं ना कहीं हमको ये नजर आता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन काफी हद तक कैपिटलिस्ट सिविलाइजेशन थी, बिल्कुल सही कह सकते हो। फिर पोट्री की बात करते हैं, तो यहाँ पे जो बर्तन थे, अब बर्तनों के बारे में बात की जाए तो नो डाउट यहाँ पे ज्यादातर जो यूज हो रहा है, चीजों का जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है? मड का यूज किया जा रहा है या फिर मिट्टी का यूज किया जा रहा है ना, सॉइल बेस्ड, जिसको हम लोग टेराकोटा बोल देते हैं, सॉरी टेराकोटा लिख लो। टेराकोटा वाले जो बर्तन होते थे, मतलब मिट्टी से बने हुए जो बर्तन होते थे, उनका इस्तेमाल होता था। और रेड एंड ब्लैक पोट्री का यूज होता था। अब रेड एंड ब्लैक मतलब कि ये जो पोट्री, अगर आप मटका बनाते हो तो मटका के ऊपर क्या लाल सा रंग आ जाता है, जब उसे पकाया जाता है तो लाल सा रंग आ जाता है, कभी कभी उस पर रंग डाला भी जाता है, और साथ में क्या काले रंग से उसके ऊपर पेंटिंग बना दी जाती है। आज भी गाँव में जाओगे तो आपको ये देखने को मिल जाता है, बहुत बेसिक सी चीज है। तो उस समय पर क्या लोग पोट्री जो यूज कर रहे थे वो इस तरीके की करते थे। रेड एंड ब्लैक कलर का क्या किया जा रहा था यहाँ पर? यूज किया जा रहा था। ये जो आप सामने देख रहे हो पोट्री, बिल्कुल वही पोट्री है। क्लियर? तो इट्स ऑल अबाउट द टुडेज लेक्चर। आई होप यू गाइज एंजॉय द लेक्चर। कैसा लगा तुम लोगों को आज का लेक्चर? हाँ भाई, ऑल गुड। यार न्यूज में देखो बहुत कुछ दिखाते हैं, इंडियन न्यूज चैनल तो बिल्कुल फॉलो मत किया करो। मैं तुम लोगों से एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, प्लीज, अगर तुम लोग करंट अफेयर पढ़ते हो या करंट अफेयर आगे के लिए पढ़ना चाहते हो तो मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, उस पर थोड़ा सा ध्यान देना। करंट अफेयर के लिए, करंट अफेयर के लिए ध्यान से सुन लो। करंट अफेयर के लिए सिर्फ और सिर्फ अगर तुम्हें कभी भी किसी चीज के ऊपर रिलाई करना है तो वो होगा तुम्हारा पीआईबी, वो होगा तुम्हारा डीडी न्यूज, वो होगा तुम्हारा
संसद टीवी, वो होगा तुम्हारा ऑल इंडिया रेडियो। बस तुम्हें इससे ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और भी अगर तुम कुछ पढ़ना चाहते हो, वैसे न्यूज वेबसाइट देखना चाहते हो तो डीडी न्यूज की वेबसाइट है। इसके अलावा अगर तुम चाहो तो अगर कोई वेबसाइट फॉलो करना चाहते हो, है ना, न्यूज चैनल, द इंडियन एक्सप्रेस। और इसके अलावा अगर किसी को फॉलो करना चाहते हो, थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा अगर पढ़ना चाहते हो, तुम्हारी इंग्लिश भी थोड़ी सी अच्छी है, तो वियोन को फॉलो कर सकते हो। यू कैन फॉलो द वियोन चैनल, ठीक है। ठीक है, तो ये करंट अफेयर के लिए जब भी तुम्हें फॉलो करना है तो तुमको इन्हीं चीज़ों को फॉलो करना है। और करंट अफेयर देखो, मैं खुद भी पढ़ाता हूँ, एनडीए वाले बच्चों को भी मैं करंट अफेयर भी पढ़ा ही रहा हूँ आज के टाइम पर, ठीक है। तो एनडीए वाले बच्चों को भी मैं वही बोलता हूँ। नो डाउट एनडीए में थोड़ा सा जो करंट अफेयर आता है वो यूपीएससी बेस्ड होता है, तुम्हारे में जो करंट अफेयर आता है वो थोड़ा सा हल्का फुल्का टाइप का होता है, ज़्यादा डीप पूछेगा नहीं तुमसे, ठीक है। तो मैं ये कहूँगा कि तुम्हें उतना ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है, उतना डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो बेसिक फंडामेंटल जो चीज़ें होती हैं उनको फाइंड आउट करो, उनको पढ़ो, और बाकी सबको छोड़ दो भाई, मत जाओ उतना डीप। हाँ, बट इनको पढ़ने का ना एक फ़ायदा ये होता है कि जब आप आगे जाते हो एसएसबी में तो आपको जो ग्रुप डिस्कशन होता है, आपका जो लेक्चरेट वाला पार्ट होता है, उसमें बहुत हेल्प मिलती है आपको, ठीक है, उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। मैंने अभी रिसेंटली अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि अभी जो रिसेंट एसएसबी इंटरव्यूज़ चल रहे हैं उसमें कहाँ पर क्या चीज़ पूछी गई है, क्या क्या आया है, वो चीज़ मैंने कई बार शेयर करता हूँ, अपने टेलीग्राम चैनल पे भी शेयर करता हूँ। तो उससे ही तुमको अंदाज़ा लग जाएगा कि इन सब को पढ़ने का फ़ायदा क्या हो रहा है ना, काफ़ी हद तक अंदाज़ा लग जाता है। तो चलिए, फिलहाल उम्मीद करता हूँ तुम्हें अच्छे से चीज़ें समझ में आ गई होंगी, है ना। नहीं भाई, मैं बहुत सीरियस हूँ, ऐसा नहीं है, मुझे ये मत समझना है मैं सीरियस नहीं हूँ, मैं बहुत सीरियस, आई एम डैम सीरियस पर्सन, ठीक है। बट अपने आप को थोड़ा सा कूल माइंड रखना चाहिए, समझे। टेलीग्राम आईडी लोकेश सर डैश जीएस लिखना, मैं आपको मिल जाऊंगा, ठीक है। ठीक है, मैं आपको मिल जाऊंगा, क्लियर। चलिए, तो फाइनली, हाँ बिल्कुल, कई बार ऐसा होता है पढ़ते पढ़ते पता नहीं चलता, हिस्ट्री में तो ज़्यादातर ऐसा होता है, लेक्चरर जीडी जैसा ही है। हाँ, कुछ हद तक बस ये है कि ग्रुप डिस्कशन में कोई आपको काउंटर कर सकता है, आपकी बात को काट सकता है, क्रॉस क्वेश्चन कर सकता है, बट लेक्चरेट में ऐसा कुछ नहीं होगा। यू हैव 3 मिनट्स, आप जैसा चाहे वैसा बोलो, जितना चाहे उतना बोलो।